आज हम ओयो रूम्स की कहानी पर एक गहरी नजर डालेंगे। ये वो भारतीय कंपनी है जिसे रितेश अग्रवाल ने सिर्फ 19 साल की उम्र में शुरू किया था और जिसने मतलब बजट हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काफी हलचल मचा दी। हमारे पास कुछ बिजनेस केस स्टडीज हैं, तो हम उनके बेसिस पर देखेंगे कि इसका विकास कैसे हुआ, क्या चुनौतियां आई और आज ये कहाँ खड़ी है। हाँ, बिल्कुल। और हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे ओयो ने बजट होटल्स में जो एक रूपता की कमी थी या जो किफ़ायत का मामला था, उसको कैसे हल करने की कोशिश की और फिर कैसे ये ग्लोबल प्लेयर बनने की राह पर चला। इसमें उतार भी थे, चढ़ाव भी थे, सब देखेंगे। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं फिर। ओयो की कहानी जैसे हमने कहा 2013 में शुरू हुई। रितेश अग्रवाल वो खुद काफी ट्रैवल करते थे और उन्होंने देखा कि बजट होटल्स में ना कोई भरोसा नहीं था सुविधाओं का। सही बात है। कहीं कुछ मिल रहा है, कहीं कुछ और। साफ सफाई, बेसिक चीजें, मतलब एसी, वाईफाई, सब में बहुत अंतर था। हाँ, और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ओयो का इरादा सिर्फ ये नहीं था कि सस्ते कमरे दे दो। उनका मेन आइडिया था एक स्टैंडर्ड बनाना कि भाई अगर ओयो रूम है तो उसमें आपको कुछ बेसिक चीजें मिलेंगी ही मिलेंगी, जैसे एसी, वाईफाई, साफ चादरें, ये सब। बिल्कुल, और वो भी कम कीमत पर। तो इससे क्या हुआ कि बजट यात्रियों को एक भरोसेमंद ऑप्शन मिल गया। और साथ ही उनका एक और लक्ष्य था जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, वो था होटल मालिकों को टेक्नोलॉजी के जरिए मदद करना। हाँ, उनके मैनेजमेंट और कमाई को बेहतर बनाने में। एग्जैक्टली। अच्छा, तो शुरू में तो ये एक एग्रीगेटर जैसे थे, मतलब होटलों से कमरे लेकर उन्हें अपने ब्रांड के तहत लिस्ट करते थे। हाँ, शुरू में मॉडल वही था, एग्रीगेटर वाला, कमरों को स्टैंडर्डाइज करना और लिस्ट करना। लेकिन जल्दी ये मॉडल बदला और वो मुख्य रूप से फ्रेंचाइजी मॉडल पर शिफ्ट हो गए। अच्छा। और ये बदलाव मतलब बहुत ज़रूरी था उनके लिए। फ्रेंचाइजी मॉडल जिससे अब उनकी करीब मेरे ख्याल से 90% कमाई आती है। हाँ, काफी ज्यादा। हाँ, तो इसका मतलब है कि ओयो खुद प्रॉपर्टी नहीं खरीदता, वो होटल मालिकों के साथ पार्टनरशिप करते हैं, उन्हें अपना ब्रांड देते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी देते हैं, अपने स्टैंडर्ड्स बताते हैं। इसे कहते हैं एसेट लाइट मॉडल। मतलब कम संपत्ति में ज्यादा विस्तार। बिल्कुल, और इसी वजह से वो इतनी तेजी से फैल सके। इसमें उनकी टेक्नोलॉजी का बड़ा हाथ था, जैसे ओयो ओएस है उनका। हाँ, वो होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। जी, और डायनामिक प्राइसिंग भी, जो मांग के हिसाब से कीमतें एडजस्ट करती है। ये सब पार्टनर्स के लिए काफी काम की चीजें थीं। और पहले भी मतलब कमाल की तेजी से भारत के बाद सीधा चीन, यूके, यूएसए, यूरोप, कई देशों में पहुंच गए। चीन में तो शायद वो कुछ ही साल में दूसरे सबसे बड़े होटल ग्रुप बन गए थे, है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। चीन की ग्रोथ तो बहुत ही विस्फोटक थी। और फिर 2024 में अमेरिका में मोटल 6 का अधिग्रहण, वो भी एक बड़ा कदम था। लेकिन ये जो इतनी तेज रफ्तार थी, इसके साथ दिक्कतें भी तो आई होंगी। अरे बिल्कुल आई, और गंभीर दिक्कतें। इतनी तेजी से बढ़ने के चक्कर में ना कई चीजें पीछे छूट गईं। होटल पार्टनर्स के साथ पेमेंट और कॉन्ट्रैक्ट को लेकर काफी विवाद हुए, मतलब बहुत सारे मामले सामने आए। हाँ, मैंने भी सुना था इसके बारे में। और फिर ग्राहकों की तरफ से भी शिकायतें आने लगी कि भाई जो वादे किए थे वेबसाइट पर वो सुविधाएं मिली नहीं, या सर्विस की क्वालिटी खराब थी। तो क्वालिटी कंट्रोल एक बड़ा चैलेंज बन गया था। बहुत बड़ा चैलेंज। जब आप इतने बड़े स्केल पर और इतनी जल्दी ऑपरेट करते हो तो स्टैंडर्ड मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। और फिर ऊपर से आ गया कोविड-19, जिसने तो मतलब पूरे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की कमर ही तोड़ दी। हाँ, वो तो सबके लिए बुरा दौर था। और ओयो के लिए तो खास तौर पर, क्योंकि उनका मॉडल एक्सपेंशन पर बहुत निर्भर था, तो उन्हें अपनी पूरी स्ट्रैटेजी मतलब फंडामेंटली बदलनी पड़ी। अच्छा, तो यहाँ से कहानी में एक और मोड़ आया, वापसी का। इन मुश्किलों से उभरने के लिए ओयो ने फिर क्या किया? कुछ कड़े फैसले लिए होंगे। हाँ, बहुत कड़े फैसले लिए। सबसे पहले तो खर्चों में भारी कटौती की। इसमें एम्प्लॉय ले ऑफ भी शामिल थे, जो दुखद था लेकिन शायद जरूरी था। कई प्रोसेसेस को ऑटोमेट किया गया ताकि एफिशिएंसी बढ़े, और जो ऑपरेशंस प्रॉफिटेबल नहीं थे उन्हें बंद कर दिया गया। तो फोकस पूरी तरह से मुनाफे पर शिफ्ट हो गया, एक्सपेंशन से हटकर। बिल्कुल, सर्वाइवल और फिर प्रॉफिटेबिलिटी, यही मंत्र बन गया था। उन्होंने एक और चीज की जिसे वो प्रीमियमाइजेशन कहते हैं, मतलब अपने थोड़े बेहतर वाले ब्रांड्स जैसे टाउन हाउस है, कलेक्शन ओ है, हाँ, जो थोड़े महंगे हैं। जी, उनको ज्यादा प्रमोट किया क्योंकि वहां मार्जिन बेहतर था और शायद क्वालिटी कंट्रोल भी आसान। और क्या ये रणनीति काम आई? हाँ, ये काम कर गई। धीरे धीरे कस्टमर रेटिंग सुधरने लगी और पर होटल रेवेन्यू भी बढ़ा। और नतीजा ये हुआ कि फिस्कल ईयर 2025 में कंपनी ने प्रॉफिट दर्ज किया, करीब $72 मिलियन का, जो कि एक बहुत बड़ी वापसी मानी जा रही है। वाह,
तो मतलब अब मुश्किलों से निकलकर वापस प्रॉफिट में आ गए। हाँ, फाइनेंशियली तो ट्रैक पर लौट आए हैं। अब वो लगातार प्रॉफिट कमा रहे हैं और शायद फिर से आईपीओ लाने की भी सोच रहे हैं। अच्छा, तो अब वो बाहरी फंडिंग पे कम निर्भर है। हाँ, उनकी निर्भरता कम हुई है, कैश फ्लो पॉजिटिव है। तो अब 2025 में ओयो की मौजूदा स्थिति क्या है? वित्तीय रूप से तो मजबूत लग रहे हैं, लेकिन ब्रांड इमेज का क्या? हाँ, देखिए वित्तीय स्थिति तो सुधरी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जैसा आपने कहा, ब्रांड को लेकर लोगों की राय अभी भी थोड़ी मिली-जुली है। कुछ पुरानी शिकायतें अभी भी लोगों के मन में हैं और फिर बीच-बीच में कुछ कंट्रोवर्सीज भी हो जाती हैं, जैसे वो जनवरी 2025 में मेरिट वाली घटना हुई थी। हाँ, वो अविवाहित जोड़ों को चेक इन ना देने वाली, उसकी काफी आलोचना हुई थी। जी, तो ऐसी चीजें ब्रांड इमेज को धक्का पहुंचाती हैं। जहां तक उनकी ग्लोबल स्ट्रैटेजी की बात है, वो अब ज्यादा संतुलित लगती है। पहले जैसा अंधाधुंध एक्सपेंशन नहीं है। भारत अब उनके लिए प्रॉफिटेबिलिटी और इनोवेशन मतलब नए प्रयोगों का सेंटर बन गया है। यहाँ जो चीजें सफल होती हैं, उन्हें फिर धीरे धीरे दुनिया भर में लागू किया जा रहा है। तो कुल मिला के ओयो का ये सफर दिखाता है कि कैसे एक नया डिस्रप्टिव आइडिया पूरे बाजार को हिला सकता है, बदल सकता है। हाँ, बिल्कुल। पर यह भी साफ है कि बहुत तेजी से बढ़ने के, खासकर एसेट लाइट मॉडल पर बढ़ने के अपने खतरे हैं। क्वालिटी बनाए रखना, पार्टनर्स के साथ अच्छे रिश्ते रखना, ये सब चुनौतियां हैं। हाँ, और ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है ना, कि क्या हॉस्पिटैलिटी जैसा इंडस्ट्री जो इतना ज़्यादा सर्विस पर डिपेंडेंट है, क्या वो वाकई एसेट लाइट मॉडल पर चलकर बड़े पैमाने पर क्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी बनाए रख सकता है? ये सोचने वाली बात है। ये जो विस्तार की रफ्तार है और जो ग्राहक अनुभव की गहराई है, इनके बीच सही बैलेंस, सही तालमेल कैसे बिठाया जाए, ये शायद ओयो के लिए और इस तरह की दूसरी कंपनियों के लिए आगे भी एक बड़ा सवाल रहेगा। बिल्कुल, ये एक दिलचस्प केस स्टडी है जिसके बारे में सोचते रहना चाहिए।